हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेबी गाइडलाइंस फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। सेबी जो है वो कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है ताकि जो कंपनी है सिक्योरिटीज़ को इशू कर पाए। कोई भी कंपनी इन गाइडलाइंस को अगर वो फॉलो नहीं करती है तो उसे जो है वो सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकती। इसमें जो है फर्स्टली कॉमन कंडीशन फॉर पब्लिक इशू एंड राइट इशू। पब्लिक इशू क्या होता है, जैसे कि कोई भी कंपनी है वो फर्स्ट टाइम अपने सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहती है, उसे हम क्या कहेंगे, पब्लिक इशू। एंड राइट इशू में क्या है, जो इशू टू पीपल हु आर ऑलरेडी होल्डिंग शेयर्स, जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं शेयर्स, उनको जब सिक्योरिटीज इशू करती है कंपनी, दैट इज सेड एज द राइट इशू। इसमें जो है सेबी ने कुछ जनरल कंडीशन दी है कि जब आप सिक्योरिटीज़ इशू करेंगे तो आप कौन कौन से जो प्रोसीजर्स है फॉलो करेंगे। फर्स्टली वो सेबी कहता है कि आप एक ड्राफ्ट ऑफर बनाओ और उसके बाद एक फाइनल ऑफर बनाओ। ऑफर में क्या कंटेन करके रखेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी सिक्योरिटीज़ कि कितना डेट है, कितना इक्विटी है, कौन सी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है, सारी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिगार्डिंग वो एक ऑफ़र में कंटेन करके रखेंगे। पहले वो उस ऑफ़र का ड्राफ्ट बनाएंगे ताकि जो भी उन्होंने डिसाइड की है टर्म्स एंड कंडीशन वो सेबी के आगे रखे। सेबी कुछ चेंजेस, अगर सेबी को लगता है कि हाँ भाई कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो इन दैट के सेबी जो है चेंजेस करेगा एंड आफ्टर दैट एक जो है फाइनल ऑफर बन जाएगा, ये फाइनल ऑफर बन जाएगा। सेकंड पॉइंट है नो इश्यूअर शैल मेक, मतलब कोई भी कंपनी है, कंपनी को हम एज अ इश्यूअर कहेंगे कि तब तक वो इशू नहीं कर सकती अपनी सिक्योरिटीज़ अगर उन कंपनी को जो है उस कंपनी के प्रोमोटर है, डायरेक्टर है, उसको सेबी ने ऑफिशियली डिफ़ॉल्टर नहीं, ऑफिशियली प्रोहिबिट किया गया है उस कंपनी को कि आप जो है अपनी सिक्योरिटीज़ इशू नहीं कर सकते। इन दैट केस वो जो इशूअर है अपनी सिक्योरिटी को इशू नहीं कर सकता। बी पॉइंट में ये बोला गया है कि अगर कोई भी प्रोमोटर डायरेक्टर है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ दैट कंपनी है जिसे सेबी ने कहा है कि आप सिक्योरिटीज़ को इशू नहीं कर सकते। दोनों पॉइंट में डिफरेंस है। उसमें प्रोमोटर और डायरेक्टर को सेबी ने कहा था कि आप सिक्योरिटीज़ इशू नहीं कर सकते। इन दैट केस क्या है, बी में क्या है कि वो कह रहा है कि प्रोमोटर और डायरेक्टर जो है कोई ऐसी कंपनी के कंट्रोल में है जिन्हें सेबी ने कहा है कि आप सिक्योरिटीज़ को इशू नहीं कर सकते। इन दैट केस भी वो कंपनी जो है सिक्योरिटीज़ को इशू नहीं कर सकती क्योंकि वो कोई दूसरे पर्सन के कंट्रोल में है जिसे सेबी ने प्रोहिबिट किया है। सी पॉइंट है, इसमें ये है कि अगर किसी भी कंपनी को रिजर्व बैंक ने एज ए डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर दिया है कि वो नहीं कि अपना डेट क्लियर कर रहे हैं, इन दैट केस वो भी जो एज अ अपनी सिक्योरिटीज़ इशू नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डी पॉइंट। इसमें क्या कह रहा है कि जब तक जो कंपनी है एप्लीकेशन सेंड करे कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, ठीक है, जो कि जो है सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करते हैं, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर जो है सिक्योरिटीज़ जो है एक्सचेंज होती है। जो कंपनी है उसे सेबी को बताना होगा कि उसने जो है एप्लीकेशन लिखी हुई है कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज को कि आप हमें अपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करो। ये एप्लीकेशन जो है उन्हें भेजनी पड़ेगी पहले एनएससी बीएससी को। इन दैट केस तभी वो जो है एलिजिबल है सिक्योरिटीज़ को इशू करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब तक जो है एक डिपॉजिटरी फॉर डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट नहीं बना, कि जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए डीमेट अकाउंट बनता है, ठीक है ना, तो वो सिक्योरिटीज़ के डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म भी होनी चाहिए, ठीक है ना, कि वो सिक्योरिटीज़ जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी सेल और बाय होनी चाहिए। इन दैट केस अगर वो नहीं हुई है डीमेटेरियलाइज्ड, देन वो जो कंपनी है सिक्योरिटी एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो सकती। अगला पॉइंट है, जब तक जो उस कंपनी के जो अगर पहले कोई इक्विटी उसने इशू की है वो प्रॉपरली पेड अप नहीं है, लोगों ने अच्छी तरह से पे नहीं किया उसे प्रॉपरली, तो इन दैट केस क्या है, वो फर्दर जो है अपनी शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, जब तक जो है उन्हें सेबी को ये डिटेल देनी होगी कि 75% फाइनेंस फाइनेंस जो है वो किसी और तरीके से अरेंज कर रहे हैं, ओनली 25% जो है वो अपने शेयर्स इशू करने के
थ्रू ही पैसा अरेंज कर रहे हैं, मतलब 75% कोई और सोर्स होनी चाहिए उनके फाइनेंस अरेंज करने की, ना कि इशू, ठीक है ना, इशू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर एंड अदर इंटरमीडियरीज। अभी जो है कंपनी को नीड होगी कि वो जो है अपॉइंटमेंट करें इंटरमीडियरीज की और मर्चेंट बैंकर की। वो क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने सिक्योरिटीज़ इशू करनी है, ऑफ कोर्स सारा काम कंपनी तो नहीं करेगी, कंपनी को और भी बहुत सारे काम है। सो इन दैट केस क्या है, वो एक मर्चेंट, और अगर उन्हें लगता है कि हमें इंटरमीडियरीज भी हायर करनी चाहिए तो वो करेगी। सो फर्स्ट कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट में कि वो एक मर्चेंट हायर करेगी या फिर कुछ और मर्चेंट भी हायर कर सकती है, पर जिसमें से एक लीड मर्चेंट होगा जो सारी सिक्योरिटीज़ के इशुएंस के रिगार्डिंग सारा काम संभालेगा। सो एंड नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि अगर कंपनी को लगता है कि उसे ज़रूरत है अदर इंटरमीडियरीज हायर करने की, तो वो हायर कर सकता है, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ लीड मर्चेंट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि जो लीड मर्चेंट है वही जो है इंटरमीडियरीज को हायर करेगा, और वही इंटरमीडियरीज को हायर करेगा जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अंडर द सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी अभी मर्चेंट और कंपनी इन दोनों में कुछ एग्रीमेंट तो हुए होंगे, तो वो सारे के सारे एग्रीमेंट, ऑब्लिगेशन, राइट्स जो है एक पर्टिकुलर ऑफर डॉक्यूमेंट में जो है बताए होंगे, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि ऑफर में सारे की सारी सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग जो है डिटेल रखी होती है। तो उसमें क्या है, जो भी मर्चेंट और इंटरमीडियरीज के बीच में ऑब्लिगेशन है, राइट्स है, वो भी ऑफर डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन किए होंगे। नेक्स्ट है कि जब मर्चेंट, अभी ये तो ड्यूटी है, इंटरमीडियरीज को हायर करने की ड्यूटी क्या है, लीड मर्चेंट की ड्यूटी है। सो ये कह रहे हैं कि फोर्थ पॉइंट में कि इंटरमीडियरीज को हायर करने में जब मर्चेंट बैंकर हायर करता है तो मर्चेंट बैंकर की ड्यूटी है कि वो प्रॉपरली उनकी कैपेबिलिटी को एग्जामिन करे इंटरमीडियरीज की, आफ्टर दैट उन्हें जो है अपॉइंट करे। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड है फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। इसमें क्या कह रहे हैं कि कोई भी कंपनी है वो या फिर कोई भी इशूअर है वो तब तक पब्लिक इशू और राइट इशू तब नहीं कर सकता जब अगर उसकी जो है सिक्योरिटीज़ मोर देन 50 लाख है, ठीक है। अभी ये तो नहीं है कि भाई अगर कंपनी को 50 लाख से ज़्यादा भी तो नीड पड़ ही सकती है फाइनेंस की, तो इन दैट केस क्या होगा, मतलब ये कह रहा है कि अगर उनका जो है एक्चुअल जो 50 लाख से ज़्यादा है अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटीज़, तो वो इशू नहीं कर सकते राइट इशू एंड पब्लिक इशू। बट अगर उन्हें नीड लगती है कि हाँ भाई हमें ज़रूरत है ज़्यादा पैसे की, तो इन दैट केस वो एक ड्राफ्ट जो है बनाएंगे, ड्राफ्ट ऑफर बनाएंगे, उसमें वो लिखेंगे कि हमें कितनी और ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है। सो ये जो ड्राफ्ट है उसकी जो फीस भी देगी कंपनी, और ये ड्राफ्ट जो है कंपनी स्टॉक बोर्ड ऑफ एक्सचेंज को सबमिट कराएगी कि हमें और कितने ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। एंड ये जो ड्राफ्ट है ये लीड मर्चेंट जो है देगा सेबी को बिफोर 30 डेज़ प्रेयर रजिस्टरिंग द प्रोस्पेक्टस। अभी हमें ये तो पता है कि कंपनी का प्रोस्पेक्टस बनता है जिसमें कंपनी अपने सारे के सारे का डिटेल जो है बनाती है। सो अपने रजिस्टर को, अपने प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर करने से पहले जो है अगर कोई कंपनी चाहती है कि हमारी जो हम चेंज करना चाहते हैं अपने ऑथराइज्ड कैपिटल में, सो इन दैट केस वो एक ड्राफ्ट ऑफर बनाएगी और जो है सेबी को सबमिट कर देगी। उसके बाद क्या है कि सेकंड पॉइंट में अगर जो ऑफ़र में सेबी को लगता है, सेबी सारा का सारा जो ड्राफ्ट ऑफ़र है उसे पढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर उसे लगता है कि कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो वो जो है वो चेंजेस करेगा उस ड्राफ्ट ऑफ़र में कि क्या क्या चेंज है, कितनी आप ऑथराइज्ड कैपिटल कर सकते हो, कितना इक्विटी इशू कर सकते हो, है ना भी, ये सारे चेंजेस वो लिखेगा और फर्दर जो है वापस करेगा कंपनी को कि वो चेंजेस आप करें अपने जो प्रोस्पेक्टस ऑफर में है, जो भी चेंजेस मतलब सेबी ने कहा है करने के लिए वो करे, ठीक है। उसके बाद जो है जो कंपनी है वो प्रॉपरली ऑब्जर्व करेगी कि क्या क्या चेंजेस सेबी ने करने को कहा है और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना ड्राफ्ट ऑफर जो है प्रिपेयर करेगी इन द फॉर्म ऑफ फाइनल ऑफर, ठीक है। फिर इस बेसिस के ऊपर उनका फाइनल ऑफर बन गया। एंड इन द फोर्थ पॉइंट क्या है कि जब जो है कंपनी
सिक्योरिटीज़ इशू करने के लिए रजिस्टर करेगी अपना प्रोस्पेक्टस या फिर रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है, जो कंपनी जो है फर्स्ट टाइम अपने सिक्योरिटीज़ इशू कर रही है उसके प्रोस्पेक्टस को हम क्या कहेंगे, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। एंड उसके बाद जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, ये किस केस में होता है, अगर कंपनी जो है मल्टीपल सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहती है, सो इन दैट केस वो क्या करेगी, अपना शेल्फ प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर कराएगी। जो भी है मतलब प्रोस्पेक्टस को जब वो रजिस्टर कराएगी, और या फिर जो ड्राफ्ट है फाइनल ड्राफ्ट ऑफर को फाइनल ऑफर को जो है मतलब बोर्ड के पास सबमिट करवाएगी, तो उसकी एक कॉपी जो है वो लीड मर्चेंट बैंकर के पास होगी, और जो है एक सॉफ्ट कॉपी जो है किसको देगी, सेबी को। फोर्थ पॉइंट, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। इसमें पॉइंट में क्या है कि अभी सेबी कह रहा है कि आपको मतलब जो भी कंपनी एज इशूअर जो है सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है, उनके पास अप्रूवल भी होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का। सो इन दैट केस जो सेबी है उसने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो कंपनी है जो इनिशियल पब्लिक ऑफर कर रही है, मतलब कि फर्स्ट टाइम जो है अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है। एंड द सेकंड वन इज़ जो कंपनी जो है राइट इशू कर रही है या फिर फर्दर जो है अपना पब्लिक ऑफर इशू कर रही है। एक है फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर इशू कर रही है, एक है जो फर्दर पब्लिक ऑफर इशू कर रही है। जो कंपनी जो फर्स्ट टाइम जो अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है, उनको तो सेबी ने कहा है कि जिस को मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज जो भी NSE BSE जो भी जितनी भी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंजेस हैं जिसमें आपने प्रपोजल भेजा है कि हम जो है आपकी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए, वहाँ उनका जो है आपके पास अप्रूवल होना चाहिए। मतलब जिस जहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन भेजी है फॉर द लिस्टिंग, उसका जो है उन स्टॉक एक्सचेंजेस का उनके पास अप्रूवल होना चाहिए, तभी वो जो है सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकते हैं। बट इन सेकंड केस क्या है, जो मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर है उसमें क्या कंडीशन लगाई है सेबी ने कि जो या तो वो जो कंपनीज हैं वो वेरी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ आर लिस्टेड ओनली रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की, या तो वो है कंपनीज जो है उनको अप्रूवल होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का जो कि नेशन वाइड लेवल पर काम कर रहा है। अगर जो है उनका मतलब फर्दर इशू के लिए उनका अप्रूवल नहीं है, उनके पास नेशन वाइड जो स्टॉक एक्सचेंज काम कर रही है उनका अप्रूवल नहीं है, तो इन दैट केस वो क्या करेगी, कंपनी प्रपोजल देगी कि उन स्टॉक एक्सचेंजेस को जो नेशन वाइड लेवल पर काम कर रही है। ठीक है, मतलब कि जो फर्दर जो इनिशियल है वो तो सिंपल कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के अंडर जो है अपना अप्रूवल ले, लेकिन जो फर्दर है उन्हें क्या है उन स्टॉक एक्सचेंजेस के अंडर जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा जो नेशन वाइड लेवल पर परफॉर्म कर रही है, जैसे कि NSE BSE। अगर उनका जो है अप्रूवल उनके पास नहीं है उस कंपनी के पास, देन वो एक प्रपोजल सेंड करेंगे जिसके बेसिस के ऊपर वो जो है कंपनी को कहेंगे प्रपोजल के लिए, मतलब कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंजेस को कहेगी कि आप हमें जो है लिस्ट कर ले अपनी स्टॉक एक्सचेंज में। फिफ्थ पॉइंट है डॉक्यूमेंट फॉर द सबमिट बिफोर ओपनिंग ऑफ द इशू। अभी सारा प्रोसीजर हो गया, जो है ऑफ़र भी बन गया, हमारा ड्राफ्ट से फाइनल ऑफ़र बन गया, उसके बाद जो है अप्रूवल भी ले लिया हमने, जो गाइडलाइंस भी फॉलो कर ली सारी की सारी जो बेसिक दी थी सेबी ने। उसके बाद जो है कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे कंपनी को बिफोर द ओपनिंग ऑफ इशू। जब सिक्योरिटीज़ इशू करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट करने पड़ेगी सबमिट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, अभी कौन कौन सी सेबी को वो डॉक्यूमेंट जो देगा ड्राफ्ट ऑफर के साथ जो है कौन कौन सी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएगी कंपनी। फर्स्ट है अ कॉपी ऑफ एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन इश्यूअर एंड द लीड मर्चेंट। जो भी जो एग्रीमेंट हुआ है लीड मर्चेंट और इश्यूअर के बीच में उसकी कॉपी, और उसके बाद जो है कॉपी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर मतलब जो भी मर्चेंट अगर एक से ज़्यादा मर्चेंट हायर किए गए हैं तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके डॉक्यूमेंट भी जो है क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या एग्रीमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन की गई थी उसकी कॉपी भी वो सेबी को देंगे। और उसके बाद ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट भी देंगे। ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट क्या है, ये बताता है कि कितने डिलिजेंस से कितनी केयरफुलनेस से जो सारा प्रोसीजर है मतलब इशुएंस और रिगार्डिंग द इशुएंस
इशूएंस ऑफ सिक्योरिटीज़ जो है फॉलो किया गया, मतलब कितनी केयरफुलनेस से उन्होंने काम किया है कंपनी ने रिगार्डिंग दी इशूएंस ऑफ सिक्योरिटीज़। सो इसका सर्टिफिकेट भी वो सेबी को देंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि मर्चेंट बैंक जो है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट भी देगा। जब ड्राफ्ट ऑफर हम बनाते हैं तो सेबी कुछ चेंजेस करने को कहता है। सो उन चेंजेस के रिगार्डिंग आफ्टर द ड्राफ्ट ऑफर के बाद में कौन कौन से मर्चेंट जो है डॉक्यूमेंट सबमिट कराएगा, जिसमें ए पॉइंट है सर्टिफाइडिंग दी ऑल चेंजेस सजेशंस विच आर गिवन बाय सेबी, मतलब कि उसने वो सारे डॉक्यूमेंट साथ में सेबी को सेंड करने हैं कि जो उन्होंने, मतलब सेबी ने उन्हें कहा था कि ये चेंजेस करो, वो सारे के सारे उन्होंने चेंजेस किए हैं अपने ऑफर में, है ना भी। सेकंड पॉइंट है उन्हें भी ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि अ कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द इश्यूर ऑफ द अलॉटिंग स्पेसिफाइड सिक्योरिटी टू प्रमोटर। अगर कोई सिक्योरिटीज़ प्रमोटर को इश्यू की गई है तो वो जो है उसकी कॉपी भी सेबी को सबमिट करवानी पड़ेगी कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ जो है उन्होंने अपने प्रमोटर्स को भी इशू कर दी है। चार्टर अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट भी होना सबमिट कराना पड़ेगा सेबी को, और ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट इमीडिएटली बिफोर द ओपनिंग ऑफ इशू। ठीक है, वही पॉइंट बोल रहा है कि फिर से ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट जो है एक मतलब सेबी को सबमिट करवाना पड़ेगा बिफोर द इशुएंस ऑफ शेयर्स और एनी अदर सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट है उसके बाद थर्ड पॉइंट, अगर जो कोई भी कंपनी है इशूअर है जब अपना फाइल कर रहा हो ड्राफ्ट ऑफर और जो है मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज, कोई भी सिक्योरिटी एक्सचेंज में अपना ड्राफ्ट ऑफर फाइल कर रहा है तो उसके साथ जो है कंपनी को क्या अपना पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और पासपोर्ट नंबर और द नंबर ऑफ पासपोर्ट नंबर ऑफ इट्स प्रमोटर्स का, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो सबमिट करवानी पड़ेगी। अगर मतलब कि फाइलिंग करना है ड्राफ्ट टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज तो देन क्या है कंपनी को पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर एंड पासपोर्ट नंबर जो है अपने प्रमोटर्स का सबमिट करवाना पड़ेगा, किसको, दैट द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सिक्स्थ पॉइंट है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट टू बी मेड पब्लिक। नेक्स्ट है कि अभी वो ड्राफ्ट ऑफर जो सेबी को कहा था उन्होंने चेंजेस लाने के लिए, मतलब कि आप बताओ कि हमारा ड्राफ्ट ऑफर जो सही बना है या नहीं बना है, सेबी ने उसमें चेंजेस कर दिए। उसके बाद जो है कंपनी क्या करती है, पब्लिक को भी इशू करती है वो ड्राफ्ट ऑफर कि वो मतलब देखिए कि हमारी ये सिक्योरिटीज़ के इतना इशू करना है, हमने इतना नहीं करना है, ये सारा डाटा होता है। वो पब्लिक को कहती है कि अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है देन आप इसमें चेंजेस करें ताकि हम फिर से जो है अपने जो ऑफ़र को सही कर पाएँ। लेकिन सेवन्थ पॉइंट में क्या है कि फास्ट ट्रैक इशू में अगर मतलब कंपनी को लगता है कि अगर हम पब्लिक को अपना ड्राफ्ट जो ऑफ़र प्रेजेंट करेंगे पब्लिक के आगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इन दैट केस अगर वो कंपनी चाहती है कि नहीं हम पब्लिक के आगे जो अपना ड्राफ्ट ऑफ़र जो है प्रेजेंट नहीं करना चाहते तो इन दैट केस कंपनी क्या करेगी, फॉलोइंग पॉइंट्स को फॉलो करेगी। कि फर्स्ट पॉइंट है कि वही कंपनी जो है फास्ट ट्रैक इशू कर सकती है अगर वो पर्टिकुलर इशूअर कंपनी जो है उसकी इक्विटी शेयर्स जो है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में 3 साल तक जो है लिस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज मार्केट कैपिटल जो है उस कंपनी की फॉर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग ऑफ द इशूअर इज लीस्ट 5000 करोड़। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 5000 करोड़ होनी चाहिए। और उसके बाद है जो एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर है इक्विटी शेयर की वो लीस्ट 2% होनी चाहिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के। और जो भी कंपनी है इशूअर है अगर कोई भी कंप्लेंट आई है रिगार्डिंग द इन्वेस्टर्स के, मतलब इन्वेस्टर को की कोई भी कंप्लेंट है तो वो कंपनी जो है एटलीस्ट 95% जो वो कंप्लेंट्स को सॉल्व की होनी चाहिए उस कंपनी की। इन दैट केस तभी वो जो है डायरेक्ट जो है अपना ऑफ़र फाइल कर सकते हैं, मतलब बिना पब्लिक को इशू दिखाए हुए उसका ड्राफ्ट लिए हुए वो डायरेक्ट जो है अपना फाइनल ऑफ़र बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओपनिंग ऑफ एन इशू। अभी सारा प्रोसीजर तो हो गया, अब कंपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कब करेगी। इन दैट केस कह रहा है वो कि अगर तो मतलब सिक्योरिटी बोर्ड ने कोई पर्टिकुलर डेट दी है कि आप जैसे कि 1 अप्रैल को जो है इशू करें
तो अगर बाय चांस कंपनी 1 अप्रैल को इशू नहीं कर सकती तो विद इन दैट पर्टिकुलर डेट वो विद इन 12 मंथ्स के अंदर जो है उस सिक्योरिटीज़ को इशू कर दे। और अगर जो है बोर्ड ने कोई डेट पर्टिकुलर नहीं दी है कि आप कब सिक्योरिटीज़ को इशू करें, देन द विद इन 3 मंथ्स ऑफ द एक्सपायरी और स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ द बोर्ड हैज़ नॉट इशूड ऑब्जर्वेशन। सेम पॉइंट कि विद इन 3 मंथ्स ऑफ द एक्सपायरी के जो है, मतलब एक तो 12 मंथ्स हो गए और विद इन द 3 मंथ्स ऑफ द एक्सपायरी जो है आपको पता है कि कब एक्सपायरी होगी, तो उन दैट केस क्या है वो इशू कर सकती है सिक्योरिटीज़। सेकंड पॉइंट में भी सेम है कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस के केस में भी जब बोर्ड ने जो है अपनी ऑब्जर्वेशन जो है इशू कर दी, मतलब क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, उसके विद इन 3 मंथ्स जो है अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करते। उसके बाद 9th पॉइंट है अंडर राइटिंग। अभी कंपनी जो एक अंडरराइटर भी हायर कर सकती है जो कि सिक्योरिटीज़ को अंडरराइट करता है कि मैं आपकी सारी की सारी सिक्योरिटीज़ को बेचूंगा, अगर बाय चांस नहीं बिकी तो मैं सारा का सारा रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। सो इन दैट केस क्या है, वेयर द इश्यूअर मेकिंग अ पब्लिक इशू राइट डिज़ायर टू हैव द इशू अंडरराइट शैल अपॉइंट द अंडरराइटर। अंडरराइटर अपॉइंट कर सकते हैं, सेबी कह रहा है कि आप अंडरराइटर भी अपॉइंट कर सकते हैं। एंड द सेकंड केस में वो कह रहा है कि अगर जो है पब्लिक इशू हो रहा है, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम इशू कर रहे हैं आप सिक्योरिटीज़, तो आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं। सो इन दैट केस आप जो है बुक रनर्स को अंडरराइट करेंगे। मतलब कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस जैसे कि मैंने पहली बार सिक्योरिटीज़ जो है इशू करनी है तो बिड के बेसिस के ऊपर मेरी सिक्योरिटीज़ का प्राइस जो है मतलब डिटरमाइन होगा। मतलब कि वो एक रीज़नेबल प्राइस रखेंगे जिसके बेसिस के ऊपर सिक्योरिटीज़ जो है इशू होगी। और इस तरह की सिक्योरिटीज़ को कौन अंडरराइट करता है, बुक रनर। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है कि वो कंपनी वही बुक रनर को हायर करेंगी जिसने पहले भी ये काम किया और भी सिक्योरिटीज़ को अपने अंडर अंडरराइट किया है। और अगर जो है फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि अगर मेंबर फेल हो गए सिक्योरिटीज़ को अंडरराइट करने के लिए, इन दैट केस जो है बुक रनर आगे खड़ा होगा वो सिक्योरिटीज़ को ख़रीदने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है बुक रनर एंड syndicate members shall not subscribe to issue in any member except for in any manner except for fulfilling their underwriting obligation। वो इसके अलावा जितना उन्होंने कहा है कि हम इतनी सिक्योरिटीज़ को अंडरराइट कर लेंगे, उसके अलावा मेंबर और दी बुक रनर जो उससे ज़्यादा नहीं अंडरराइट करेगा, उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है, वो अपने ऑब्लिगेशन के अंडर ही काम करेंगे। और 8th पॉइंट में ये है कि अगर जो 100% उन्होंने अंडरराइट कर लिया तो ऑफकोर्स 100% सिक्योरिटीज़ भी वही खरीदेंगे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने इतना ऑब्लिगेशन लिया ही क्यों। ठीक है। तो नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी चाहिए। अभी हम जब शेयर्स करते थे, शेयर्स की एंट्री करते थे तो वहाँ पर होता था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी आई है, जो एक्सेस में कितने हमें सब्सक्रिप्शन आ गई है, या फिर जिसे हम रिफ़ंड करते थे, ऐसी एंट्रीज़ होती थी, अलॉटमेंट का केस होता था। सो इन दैट केस सेम पॉइंट बोल रहे हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी आई है, उन दैट केस में क्या करेंगे हम। इसमें ये है कि अगर मतलब जो भी सिक्योरिटीज़ इशू की है कंपनी ने उसकी 90% जो है कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए। अगर 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आई है कि मतलब इन्वेस्टर्स नहीं तैयार है उन सिक्योरिटीज़ को ख़रीदने के लिए, सो इन दैट केस क्या करेगी कंपनी, अगर 90 मतलब 85% जो है इन्वेस्टर तैयार हो गए सिक्योरिटीज़ ख़रीदने के लिए पर 90% नहीं हुए, तो इन दैट केस कंपनी जो 85% जिन्होंने भी तैयार हुए हैं सिक्योरिटीज़ ख़रीदने के लिए उनको सारा का सारा कंपनी पैसा वापस कर देगी। क्यों? क्योंकि उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं हो सकती। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि कम से कम 90% जो है जो भी ऑफ़र डॉक्यूमेंट में मेंशन है कैपिटल कितनी अरेंज करनी है, ठीक है, उसका 90% होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम क्या करते थे, एप्लीकेशन ले लेते, बैंक अकाउंट टू एप्लीकेशन ऐसे एंट्री डालते थे। उसके बाद क्या होता था, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है जा तो अलॉटमेंट कर देते थे और जा तो फिर वो क्या करते थे, रिफ़ंड कर देते थे। सो इन दैट केस ये क्या बोल रहा है कि जो भी हमारी अमाउंट अगर ओवर सब्सक्राइब हो रही है तो वो सारा के सारा पैसा हम रिफ़ंड कर देंगे। जैसे कि
अपनी आपने जो है जैसे कि कोई स्कूल है, ठीक है ना, उसके जो एडमिशन होने हैं तो वहाँ पर क्या है 40 सीटें हैं, ठीक है। तो मतलब उन्होंने ऑथराइजेशन लिया है, मतलब यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लिया है और 40 सीटें मांगी है, ठीक है, 40 सीटें मिल गई। लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है वो ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं, जैसे कि 40 बच्चों से ज़्यादा जो है, मतलब कहते 50 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, चलो 50 नहीं 60 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है ना अभी। सो इन दैट केस क्या करेंगे वो कि वो कह रहे हैं कि अब वैसे तो आप सारा का सारा रिफ़ंड कर दो, लेकिन अगर कंपनी चाहती है, ये तो स्कूल का केस था ना, अगर कंपनी चाहती है कि वो अलॉट कर सकती है, अगर चाहे तो अलॉट कैसे करेंगे कि मतलब कितना अलॉट कर सकते हैं, ओनली द 10% ऑफ द ऑफर टू पब्लिक, ठीक है, जो भी ऑफ़र बनाया, जिस ऑफ़र में जितनी भी अमाउंट उन्होंने रेज़ करने के लिए कहा कि हमें इतनी चाहिए, उसका 10% ही वो अलॉट कर सकते हैं। मतलब कि 40 सीटें थी स्कूल की, ठीक है ना, और ऊपर से जो है 50 मतलब 60 बच्चों ने जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी भर दी, ठीक है। सो इन दैट केस क्या होगा, मुझे यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ 40 का 10% जो है आप अलॉट कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब एक्स्ट्रा सीट्स मांग सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कि मैं 4 सीट्स और मांग सकती हूँ, 10% हो गया उसका, ठीक है। सो इन दैट केस मैं 4 सीट्स और मांग के उनको अलॉट कर सकती हूँ सीट, बट बाकी जो सारा बचा है उसको क्या कर दूँगी, मैं उस अमाउंट को रिफ़ंड कर दूँगी, ठीक है। इन दैट के सेम वही बोल रहा है कि नेट ऑफ़र, जो भी हमारा नेट ऑफ़र था, हमने नेट ऑफ़र में बताई थी अमाउंट, उसका जो है 10% ही सिर्फ़ और सिर्फ वो अलॉट कर सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा है तो वो रिफ़ंड कर देंगे। नेक्स्ट है मैनर ऑफ कॉल्स। इसमें ये बताया गया है कि जो कंपनी है उसके जो अगर आउटस्टैंडिंग कोई भी सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है, देन वो जो है उसे कॉल करेंगे विदिन 12 मंथ्स, ठीक है ना, कि मतलब अगर कोई इन्वेस्टर उसने पैसे नहीं दिए तो उसे विदिन 12 मंथ्स के अंदर जो है कॉल करेंगे। अगर कॉल करने के बाद भी उस इन्वेस्टर ने पैसा नहीं दिया है तो उसे हम कॉल इन एरियर डिक्लेयर कर देंगे, और अगर उसने 12 महीने तक को एज ए कॉल इन एरियर डिक्लेयर होने के बाद भी पैसा नहीं दिया है तो जो है कंपनी उनके शेयर्स जो है फॉरफिट कर लेंगी। उसके बाद 13th पॉइंट है अलॉटमेंट, रिफंड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इन दैट केस अगर मतलब जब ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम जो है हम कुछ सिक्योरिटीज़ को तो अलॉट कर देते हैं, कुछ सिक्योरिटीज़ को हम रिफ़ंड कर देते हैं ना भी। सो इन दैट केस मतलब वो कह रहा है कि विदिन द 15 डेज़ जो है ये सारा काम होना चाहिए। अगर कंपनी जो है विदिन 15 डेज़ के अंडर जो रिफ़ंड नहीं कर रही है, अलॉट नहीं कर रही है उन सिक्योरिटीज़ को, तो उस कंपनी को इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो है इतने टाइम तक उन इन्वेस्टर्स का पैसा अपने पास रखा, 15 दिन तक उन्हें रिफ़ंड नहीं किया, कोई डिसीज़न नहीं सुनाया, और इतने टाइम तक पैसा रखने के लिए जो है उन्हें जो इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो दिस इज़ आर दी सम गाइडलाइंस ऑफ सेबी इशूड बाय so these are the some guidelines issued by Security Exchange Board of India. I hope it is clear to you.